दिल्ली सेवा दल की हमारे साथी की टुकड़ियों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के लिए वंदे मातरम के साथ विधिवत रूप से ये कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। खड़े हो जाएं। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने स्थान पर आप खड़े होकर वंदे मातरम गीत के लिए परेड सावधान। वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमधर शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी शुक्लांबरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। विश्राम। सतबीर जी, मैंने आप सबसे निवेदन किया है कि मंच से हम आपके जोश और आपके जो जज्बा है उसका पूरा ख्याल रखेंगे। भारतीय सेना, भारतीय सेना, भारतीय सेना। मैं सबसे पहले हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी जी से विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि वो आएं और इस जय हिंद सभा के विषय में अपनी बात रखें। साथियों, सबसे पहले तो मैं सबका जो है ना फौजी स्टाइल के अंदर स्वागत करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। जल्दी जय हिंद साथियों। आवाज जितने लोग हैं उससे कम है। जय हिंद साथियों। धन्यवाद। आज की जय हिंद सभा में जिस तरह से पूर्व सैनिकों का और कांग्रेस के और आम जन का जिस तरह से सैलाब उमड़ा है, उसको एक सैनिक का सलाम। आज जय हिंद। आज की हमारी सभा में उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री अजय माकन जी, और आज की सभा को एआईसीसी से नियुक्त हमारे बहुत ही ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, बहुत ही पॉपुलर नेता, जन जन के नेता श्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच में हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी,
AICC के सेक्रेटरी दिल्ली के लुक आफ्टर कर रहे हैं, हमारे भाई डैनिश अबरार जी, हमारे बड़े ही प्रिय अनिल भारद्वाज जी, इनके साथ बहुत हमने लड़ाई लड़ी है, हमारे साथी डैनी सिंह जी, हमारे बहुत ही प्रिय साथी और चेयरमैन हैं हमारे एक विभाग के, उदित राज जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे देश की महिलाओं के अंदर जो जुझारूपन झोंक देने वाली हमारी बहन अलका लांबा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानित मंच और सम्मानित हमारे जो वेटरन्स जो 1962, 71, 65 कारगिल, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, UN पीस कीपिंग फोर्सेस, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, इनमें तमाम तरह से जो लड़कर आज हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, तो उन सबका बहुत ही तहे दिल से हमारा स्वागत, सम्मान। कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस के वर्कर्स, हमारे बहुत से नेता जो नीचे बैठे हैं, वर्कर्स, कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी, जो राहुल जी जिस तरह से कहते हैं बब्बर शेर और बब्बर शेरनिया, आपका बहुत बहुत इस जय हिंद सभा के अंदर बहुत बहुत स्वागत। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। सभी लोग समुचित तौर पे आ गए हैं, तो सबका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, हमारी जो जय हिंद सभा है, ये एक हमारे भारतीय सैनिकों के शौर्य, वीरता, पराक्रम और अदम्य साहस जो उन्होंने दिखाया है इस ऑप सिंदूर के दौरान, 22 तारीख को जो पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद जो ऑप सिंदूर हुआ है, उसके अंदर जो इन्होंने पराक्रम दिखाया है, उसको याद करने के लिए, उसको नमन करने के लिए, उनको सलाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद सभाएं सब देश में रखी हैं। 16 जगहों पर शुरुआत में ये जय हिंद सभा हो रही है, और कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए एक स्लोगन भी दिया, सैनिकों के सम्मान में कांग्रेस सदा मैदान में, सदा। स्वाधीनता संग्राम से लेकर और आज तक कांग्रेस सदा सैनिकों के सम्मान में मैदान में रही है। साथियों, ये जय हिंद सभाएं, इनके 2 मकसद हैं। एक मकसद कि सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनकी कुर्बानियों को, उनके परिवारों ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो वीर नारियां हमारी, उन सबको सम्मानित करने का प्रोग्राम है। दूसरा, इसके साथ साथ जो हमारे देश के जो आज के हालात हैं, उनके बारे में भी चर्चा करने की ज़रूरत है कि कैसे ये नरसंहार हुआ, ऑप सिंदूर हुआ, सीज फायर हुआ, उसके बाद तमाम तरह से हमें लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देना चाहूँगा कि J&K की जो सिक्योरिटी है, वो पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, पूरी तरह से। और ये जो जहाँ पहलगाम, श्रीनगर, बारामूला, अवंतीपुर, सोपोर, ये सारे जो इलाके हैं, उनमें पूरी तरह से पैरामिलिट्री है, फौज नहीं है। फौज हम मोटे तौर पे कह देते हैं, लेकिन फौज नहीं है। तो पूरी तरह से जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम की है। इंटेलिजेंस देने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम की है। IB की, रॉ की, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर है। और उसके बावजूद इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है। और एक छोटा सा और आपको इतिहास में जाने की जरूरत है। 6, 7, 8 अप्रैल को, कुछ दिन पहले ही, सिक्योरिटी का रिव्यू हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ होम ने रिव्यू किया, पाया कि सब कुछ ठीक ठाक है। होम मिनिस्टर ने कहा सब कुछ ठीक है। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का वहां पर दौरा था, जिसको सिक्योरिटी कारणों की वजह से कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद 5 दिन बाद पहलगाम का बैसरन वैली के अंदर जो नरसंहार हुआ, वो 5 दिन बाद हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर रही है कि हमने, यहां बहुत सारे सैनिक बैठे हैं। 40 साल का जो आतंकवादी घटनाओं का जो इतिहास है J&K का, और हमारा
28 साल का मेरा और बहुत सारे साथियों का जो अपना एक्सपीरियंस है, आतंकवादी आते हैं, जितनी जल्दी आते हैं वारदात करते हैं और एकदम भाग जाते हैं अपना सेफ रास्ता ढूंढकर, लेकिन 40 मिनट तक नरसंहार होता रहा। वहां पे कोई पुलिस पोस्ट नहीं, कोई पिकेट नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, 40 मिनट तक होता रहा। और हम हिमांशी नारवाल से मिले, लेफ्टिनेंट नारवाल की जो पत्नी है, जिसकी फोटोज बहुत ज़्यादा वायरल हुई। राहुल गांधी जी गए, राहुल गांधी जी कई परिवारों के पास गए, और राहुल गांधी जी गए तो ये भी बताया उन्होंने कि तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तक लेफ्टिनेंट नरवाल की सांसें चल रही थी। अगर ये सिस्टम उनका इवैक्यूएशन का होता, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी जानें बच सकती थी। तो साथियों, ये लेखा जोखा लेने का समय है। जहां तक बात है, जब ये हमला हुआ, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाकर यह कहा, एक रेजोल्यूशन किया कि हम भारतीय सेनाओं के साथ हैं, भारतीय सरकार के साथ हैं। इस आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो इनके आका कहीं भी बैठे हैं, देश में विदेश में, हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी एक मुश्त, इंडिया गठबंधन, ऑपोजिशन सब एक साथ था। उन्होंने कहा जो आप कार्रवाई करोगे उसके साथ कांग्रेस पार्टी है, ऑपोजिशन है। तो ऐसा एक मंजर हमने देखा कि पूरे देश में 146 करोड़ लोग, ऑपोजिशन पार्टीज, सरकार, भारतीय सेना, सब एकजुट थे कि इस आतंकवाद का बदला लेना जरूरी है। आतंकवाद के बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, बहुत अच्छा काम किया गया। और जो किसी भी लड़ाई के 2 उद्देश्य होते हैं, एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो हमारी भारतीय सेनाओं को 6 और 7 की रात को दिया गया, उसको उन्होंने बखूबी अंजाम किया। मैं सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने 9 टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जो 9 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप से उनको ध्वस्त करने का काम किया, लेकिन वहां पर 150 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप हैं, लॉन्चिंग पैड हैं, स्टेजिंग एरियाज हैं, जिनकी जानकारी भारतीय सेनाओं को है। तो अगर हमारी भारतीय सरकार सेना को वो ऑब्जेक्टिव भी देती, तो सेना उन ऑब्जेक्टिव को भी पूरी तरह से हासिल करती और उनको निस्तेनाबूद कर देती। लेकिन यहां पे एक जो बात जो दिल में जो टीस की तरह लगती है, वो ये है कि जब ऑपरेशन शुरू हो रहा था, हमारे सेनाएं पाकिस्तान के साथ आंखों से आंखें लड़ाकर लड़ाई लड़ रही थी। उस समय हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वो पाकिस्तान के अपने काउंटर पार्ट से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग टेररिस्ट कैंपों को उड़ा रहे हैं, आप और आपकी मिलिट्री दूर रहे। ऐसा हमने नहीं देखा कभी कि अपनी लड़ाई के लिए हम जा रहे हैं और देश की सरकार का एक नुमाइंदा वहां पर बात कर रहा है और कहता है कि हम आ रहे हैं, और उसके आने की वजह से कितना बड़ा हमारा क्या पता क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ, यह जानने की जरूरत है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की जो एग्जैक्ट वर्डिंग थी, एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस, हमने उनको बताया। तो इसका मतलब आपने अपने देश की सेनाओं के ऑपरेशंस की, सीक्रेसी की, सरप्राइज की, डिसेप्शन की, हर चीज की इत्तला उनको दे दी। और उनके रडार, उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, उनके आर्टिलरी गन, उनकी मिसाइलें सब हमारी तरफ तन चुकी थी। उसके बाद भी हमारी सेनाओं ने जो पराक्रमी काम किया है, उनके ठिकानों को सक्सेसफुली ध्वस्त किया है। तो यह हमारे देश की भारतीय सेनाओं की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन उसके बाद सेनाएं लड़ रही थी, आगे जा रही थी। उसके बाद 10 तारीख को सुबह जब ब्रीफिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री की, तो उसके अंदर अपबीट मूड था, पूरा देश चाहता था कि कुछ करके दिखाएंगे। कई गोदी मीडिया के चैनलों ने तो किसी ने इस्लामाबाद, लाहौर और किसी ने कराची तक पहुंच गए थे, लेकिन भारतीय सेनाएं तैयार थी, पहुंचने की ताकत रखती थी। लेकिन उनके पांव खींचने का काम हमारी सरकार ने फिर दोबारा से किया, एक और धोखा किया कि जब देश
जब देश की सेनाएं तैयार थी, देश तैयार था, सब ऑपोजिशन तैयार थी, सरकार तैयार थी, तो फिर यूएस स्पॉन्सर्ड सीज फायर को क्यों एक्सेप्ट किया गया, यह हमारे देश की जनता जानना चाहती है। तो साथियों, अगर 1971 में हमारी इंदिरा जी और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जोड़ी 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की ताकत रखती थी, तो आज 54 साल बाद हमारे पास अपनी सैटेलाइट है, अपने परमाणु हथियार है, हमारे पास अपनी मिसाइलें हैं, अपने एयरक्राफ्ट हैं, अपने टैंक हैं, अपने सब कुछ है। तो 54 साल बाद आज हमारी सेनाएं ताकत रखती थी कि हम पाकिस्तान के कई टुकड़े कर सकते थे, लेकिन उनको रोक दिया गया इस सीज फायर के नाम पर, जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया को एक पलड़े में तोल दिया गया। ये मोदी जी को मंजूर होगा, लेकिन भारतीय सेनाओं को, हमें और आपको मंजूर नहीं है कि हम पाकिस्तान के बराबर तोले जाएं। ऑपरेशन सिंदूर हमारी महिलाओं की ताकत है, रक्षा कवच है, और पुरुषों का भी रक्षा कवच है, जिसके विश्वास को लेकर और 140 करोड़ लोगों के विश्वास को लेकर हमारे सैनिक जो सरहदों पर लड़ते हैं, तो ये विश्वास उनको ताकत देता है, हिम्मत देता है, देश के लिए बलिदान करने की ताकत देता है। तो इस ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखकर बहुत अच्छा किया, लेकिन इस सिंदूर का अगर आप सौदा करेंगे तो ये 146 करोड़ देशवासियों को मंजूर नहीं है। तो इसलिए साथियों, ये सब जो बातें हैं हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम आज, क्योंकि युद्ध विराम हो चुका है, जब तक युद्ध था इन बातों के बारे में बात नहीं हुई, लेकिन अब युद्ध विराम है, कब तक है कुछ कह नहीं सकते। जब फिर दोबारा से युद्ध शुरू होगा तो कांग्रेस पार्टी पूरी एकमुश्त सरकार के और भारतीय सेना के साथ है और रहेगी, और ये ताकत रहेगी। लेकिन आज लेसन्स लर्न करने का जरूरत है कि कहां कमी रही, कहां चूक रही। तो ये जो आंकलन करना, ये बहुत जरूरी है। तो इस आंकलन के लिए और लोगों के बीच में जाने के लिए, सैनिकों का सम्मान करने के लिए जन सभाएं, जय हिंद सभाएं की जा रही हैं, पूरे देश भर में हो रही हैं। 16 जगह पे है अभी फिलहाल पहले फेज में, उसके बाद पूरे देश के अंदर और भी जगह होंगी, और हर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के ऊपर यह किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी ये पैगाम अपने लोगों के बीच में लेकर जाएगी कि क्या खोया और क्या पाया। और बहुत सारी बातें हैं, कुछ चीजें मैंने जान के छोड़ दी हैं ताकि बाकी वक्ता आपको तफसील से उनके बारे में सही तरीके से आपको ज्ञान दे सकें। साथियों, जितने भी सैनिक हमारे यहाँ पे आए, पूर्व सैनिक यहाँ पे आए, परिवार आए, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के लोगों को सबको धन्यवाद। और आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेंगे। जज्बा है दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। सैनिकों के सम्मान में कांग्रेस सदा मैदान। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू कर्नल रोहित चौधरी जी। आपने ब्रीफ किया कि किस लिए भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी किस तरह से ये जय हिंद सभाएं कर रही है। भारतीय सेना, भारतीय सेना। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बहन अलका लांबा जी से कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय अजय माकन जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, कर्नल रोहित चौधरी जी और सम्मानित मंच के साथ यहाँ पर पूरे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को ये एहसास होना चाहिए कि पूरी कांग्रेस ने आज ये क्यों फैसला किया कि देश भर में ये सभाएं होनी चाहिए। ये समय की मांग है। क्या चल रहा है देश के अंदर? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितने निचले स्तर की राजनीति और उसका राजनीतिक लाभ अगर लेने की कोशिश कोई कर रहा है तो वो कोई और नहीं, दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज उम्मीद की जा सकती थी कि सबसे पहला काम देश के मुखिया को क्या करना चाहिए था। आज जो शहीद हुए हैं
उनके परिवार शहीद का दर्जा मांग रहे हैं। उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए था। उनके परिवारों के जख्मों पे मलहम लगाने का काम करना चाहिए था। यह काम नहीं कर रहे देश के प्रधानमंत्री, और ये काम कर रहे हैं विपक्ष नेता सांसद राहुल गांधी जी। आज इसी बात से भाजपा पूरी बौखला चुकी है कि क्यों राहुल गांधी जी पहलगाम के हमले के बाद एक नहीं दो बार उसी जम्मू कश्मीर में जाते हैं जहां पर आतंकियों ने हमला किया। एक नहीं 2 बार गए, जम्मू कश्मीर गए, पुंछ गए, कानपुर में हो, हरियाणा में शहीदों की पत्नियों को मिलते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें सम्मान मिलेगा। और यही भाजपा बौखलाकर कि राहुल गांधी जी कैसे उस गुरुद्वारे में पहुंच गए, कैसे उन 2 मासूम जुड़वा बच्चे जो शहीद हुए उनके स्कूल के बच्चों पर मानसिक तौर पर कितना कुछ असर हुआ है, उनको वो मिलते हैं। ये संवेदनशीलता है। सर्वदलीय बैठक 2 बार विपक्ष के दबाव में बुलाई गई, लेकिन क्या कारण है प्रधानमंत्री जी, आप दोनों सर्वदलीय बैठकों की अध्यक्षता करने से भागते रहे, और अभी भी जो मांग है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उससे प्रधानमंत्री जी आप भाग रहे हैं। आज लोकतंत्र है, मांग की जाती है कि संसद का सत्र, संसद के दरवाजे खोलिए, ताकि उस संसद के सत्र में 140 करोड़ की आबादी का जो जनप्रतिनिधि सांसद है वो वहां पर एकजुट होकर एक आवाज में पाकिस्तान को बता सके कि ये देश एक था, एक है और एक रहेगा। हम चाहते हैं उस संसद सत्र को बुलाकर जो शहीद हुए हैं सेना के हमारे जवान, जो शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। भाजपा को इस पे भी आपत्ति है। हम सेना का कंधा और पीठ थपथपाना चाहते हैं, क्योंकि इसी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में ही नहीं, आज लोग इंदिरा गांधी को याद करते हैं कि वही इंदिरा गांधी और वही पाकिस्तान था, और वही उसकी 90,000 की ऊपर सेना थी जिसपे हमारी सेना ने, जिसकी सेना को घुटनों पर लाने का काम किया था। आज लोग इंदिरा गांधी जी की याद करते हैं तो भाजपा में बौखलाहट पैदा हो जाती है। पार्टी की तारीफ में मैं बार बार कहती हूं, हम कार्यकर्ताओं का खून खोला, लेकिन पार्टी ने हमें बुलाकर कहा धैर्य रखिएगा, संयम रखिएगा, अपमान के घूंट पीते रहिएगा। इस समय देश को एक रहना है। क्या कर रहा था सरकार का सरकारी चैनल दूरदर्शन? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर को दिखाकर उन्हें गद्दार बता रहा था। क्या कर रहा था भाजपा का सोशल मीडिया? राहुल गांधी जी की तस्वीर पाकिस्तान के सेना के प्रमुख के साथ शेयर करके हमें पाकिस्तान के दोस्त और उनके समर्थक बता रहे। हम चुप रहे, क्योंकि हमारी पार्टी का फैसला था सर्वदलीय बैठक में कि हम बिना किसी शर्त के, बिना किसी इफ एंड बट के हम सरकार और सेना के साथ खड़े, और हम खड़े रहे। लेकिन कल देश के प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं, गुजरात पटा होता है ऑपरेशन सिंदूर और सेना की वर्दी में, देश का परिधान मंत्री। अरे ये सेना की वर्दी, माफी चाहूंगी प्रधानमंत्री जी, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है कि आपने वर्दी खरीदी, पहन ली और सलाम दिया तो आपका दिल, आपका जिगरा उस फौजी की तरह हो जाएगा। रेल की टिकट तक के अपने विज्ञापनों को नहीं बख्शा। ये राजनीतिक नहीं है ऑपरेशन सिंदूर की तो क्या है, हम पूछना चाहते हैं। रेल की टिकट पे भी ऑपरेशन सिंदूर और अपनी तस्वीर, आप सेना के तीनों प्रमुखों की तस्वीर लगाते, आप शहीदों की तस्वीर लगाते, आप कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह की तस्वीर लगाते, हम स्वागत करते। लेकिन आपने कर्नल सोफिया कुरैशी की फोटो लगाने की बजाय खुला छोड़ दिया अपने मंत्री विजय शाह को। क्या कहा आपके मंत्री विजय शाह ने? क्या कहा? आज बताना होगा 140 करोड़ की आबादी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के आतंकियों को नंगा नहीं कर सकते थे, इसलिए उसी की बहन और उन्हीं की बेटी वामिका, हमारी जो है कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान के आतंकियों को नंगा करने के लिए आगे किया है। मध्य प्रदेश की पुलिस हिम्मत नहीं दिखा पाई एफआईआर करने की। धन्यवाद करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, एसआईटी बिठाई, कल फैसला आएगा और देखते हैं कि कैसे वो अपने मंत्री पद से नहीं हटता है, देखेंगे हम लोग। हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, क्या कमी थी उनकी, क्या गलती थी? देश को, मीडिया को पल पल की खबर दे रहे थे और हमारी सेना का शौर्य, साहस बता रहे थे। पता नहीं कौन सी बात इन अंधभक्तों को चुभ गई कि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की बेटियों की तस्वीरें और उनके नंबर जाहिर कर दिया आपने।
हरियाणा के शहीद विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने इतना ही तो कहा था कि उन पाकिस्तानियों ने सोची समझी साजिश के तहत धर्म पूछ के गोली मारी है, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, तुम मत करना, यही तो कहा था। कितना अपमानित किया सोशल मीडिया पर, उसको कितना ट्रोल किया आपने। कोई कार्रवाई हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग हरियाणा का देश का सो रहा है, ना विजय शाह पर जागड़ा। हरियाणा के रोहतक से राज्यसभा सांसद जागड़ा कहता है कि ये जो पहलगांव में गई थी, उनके पति को शहीद हो रही थी, उनमें अहिल्या बाई जैसा साहस नहीं था, जोश नहीं था, हिम्मत नहीं थी, वो कायर थी। पाकिस्तानी आतंकियों के सामने, AK-47 के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। शहीद की पत्नियों का अपमान करता है आपका सांसद जागड़ा, और प्रधानमंत्री मोदी जी आपके मुंह से उफ तक नहीं निकलती, कार्रवाई नहीं करते आप, अपमान कर रहे हैं आप बार बार। आपके कहने से इस्तीफा दे रहे होते तो उस तानाशाह ने इस्तीफा दे दिया होता। आज बात यह है कि वो तानाशाह अपनी इतनी उसमें आ चुका है कि वो इस्तीफा उसके लिए अब मायने ही नहीं रखता, जो संसद सत्र से मांग रहा है। आज पूरी देश की कांग्रेस सड़कों पर है। हम अब तक, जब तक युद्ध चल रहा था, हमने तय किया था राजनीति नहीं होगी, तो राजनीति नहीं हुई। लेकिन आज जब सीज फायर का आदेश देश पूछना चाहता है कि बताइए, अमेरिका के दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में, ट्रेड की धमकी के नीचे झुककर अब आपने सीज फायर किया है या अपनी शर्तों पर किया, आज पूछना चाहता है देश। और ये लोकतंत्र के सवाल है। आज इन सभाओं का एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, हम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और शहीदों का मान सम्मान, शहीद का दर्जा। राहुल गांधी जी वादा करके आए हैं कि सरकार जब सत्र बुलाएगी तो विपक्ष के नेता के तौर पर बात रखेंगे। हम सेना के शौर्य को, सेना के शौर्य, सेना के साहस को, जैसे कर्नल रोहित चौधरी का खड़े हैं, लेकिन जो लोकतंत्र के सवाल खड़े हैं कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, वो शर्तें लोकसभा के पटल पर प्रधानमंत्री जी बताना चाहिए कि क्या आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर समझौते में वापस ले लिया, क्या आपने हाफिज सईद, क्या आपने दाऊद इब्राहिम, क्या आपने वहां के आतंकी जो 4 आए थे पहलगांव, जो अभी तक नहीं मालूम है, जिंदा है ये हमें मालूम है पर कहां है नहीं मालूम है, किन शर्तों पे सीज फायर किया। यूं ही आज देश इंदिरा गांधी जी को दोबारा याद नहीं करता कि इस देश को एक बार फिर से इंदिरा गांधी की जरूरत है। हम ही से नाम मांगे गए, लिखित में राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राहुल जी को पत्र लिखा गया, अपने सांसदों के नाम दे दीजिए, विदेशों में भेजना है। हमने नाम दिए, हमारे सांसद, इंडिया अलायंस के सांसद विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश में भी तो लोकतंत्र है, देश भी तो जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है, क्यों सीज फायर किसके डर से झुककर किया है। तो मैं आप सबको कहूंगी, एकजुट रहिएगा। हमारा नेता श्री राहुल गांधी जी से लड़ाई को फ्रंट से लड़ रहे हैं और उनके पीछे ताकत बनकर इन सवालों को लोकतंत्र में आपको तब तक उठाए रहना है जब तक लोकसभा का सत्र बुलाकर इस देश को इन उठते हुए सवालों के, ज्वलंत सवालों के जवाब नहीं दे दिए जाते। और जिन्होंने हमारी बहादुर बेटी और शहीद की पत्नियों का अपमान किया है, जब तक वो अपने मंत्री पदों पर बने रहेंगे तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। उम्मीद करती हूं कल 28 तारीख है, कल सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के मंत्री को लेकर अपना फैसला सुनाएगा और वही जोरदार तमाचा भाजपा के मुंह पर होगा, प्रधानमंत्री जी के मुंह पर होगा। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू बहन अलका जी, जिन्होंने बहुत ही जोश और जज्बे के साथ अपनी बात रखी। अब मैं आज हमारे बीच जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, आज इस जय हिंद सभा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के रिक्वेस्ट पर, उनकी गुजारिश पर, हम सब के निवेदन पर वो बड़ी संख्या में हमारे बीच पहुँचे हैं। हम सब आपके लिए और सेनाओं के लिए वही मान और सम्मान रखते हैं दिलों में, और उनके ही सम्मान के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य मेहमान, मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय हमारे दिल्ली के जन जन के नेता श्री अजय माकन जी, और प्रदेश कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष
कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक भाई श्री देवेंद्र यादव जी से कि वो हमारे कुछ, क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे एक्स सर्विसमैन आए हैं, हम सबका सम्मान करेंगे, लेकिन कुछ नाम जो ऐसे हैं कि जिन्हें मंच पर हम चाहते हैं कि वो आएँ और उनके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे नेता उनका सम्मान करेंगे। मैं नाम पढ़ रहा हूँ। कर्नल विधि चंद लंगवाल जी, जो कर्नल साहब ने अवार्डी ने शौर्य चक्र से आपको अपने सर्वोच्च देने के लिए आपको शौर्य चक्र मिला है और आपने कई ऑपरेशनों में रक्षक पंजाब, डोगरा मिलिटेंसी सच एंड एरिया, तरन तारन और मजीठा में 1993 में पार्टिसिपेट किया और आपने आपकी इस वीरता के लिए आज कांग्रेस पार्टी आपको इस जय हिंद सभा में सम्मानित कर रही है। आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी और आदरणीय श्री अजय माकन जी, इन सैनिकों के आप भाई तालियां बजाकर स्वागत जरूर करें प्लीज़। हमारे बीच कैप्टन परवीन डावर जी, जो हमारे कैप्टन परवीन डावर जी जो 1971 के ऑपरेशन में लगातार जिनकी वीरता के लिए माना गया, मैं अनुरोध कर रहा हूं कैप्टन परवीन डावर जी से कि वो कृपया मंच पे आ जाएं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे एनएसजी के कमांडो कमीशन कार्ड सब इंस्पेक्टर रविंदर कुमार जी, जिन्होंने बहुत वीरता के साथ ऑपरेशन में सफलता पाई, मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं और श्री अजय माकन जी और श्री अशोक गहलोत जी से निवेदन कर रहा हूं कि फूल के बुके और शॉल से उनका स्वागत करें। इसके बाद कर्नल DS दाबाद जी, कर्नल साहब से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वो भी कृपया मंच पे आ जाए। उनके स्वागत और सम्मान के लिए मैं हमारी लीडरशिप से अनुरोध कर रहा हूं। अच्छा, कर्नल साहब नहीं आए। CPO श्री रूपचंद जी, जो 1971 के ऑपरेशन में INS गाड़ी में चला गया, वो भतीजा है अंदर, उनकी तबीयत की वजह से वो गाड़ी में बैठे हैं। उनके भतीजे इंदर प्रकाश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उनके सम्मान को लेने के लिए कृपया मंच पे आएं। और श्री अजय माकन जी और श्री अशोक गहलोत जी और देवेंद्र यादव जी से मैं अनुरोध करूंगा उनका सम्मान करें। हवलदार जोगेंद्र सिंह राठी जी, 1971 के वार में ढाका बांग्लादेश में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारी इस आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने दुनिया का भूगोल बदल दिया, बांग्लादेश बनाकर। उस वार में पार्टिसिपेट करने वाले हवलदार जोगेंद्र सिंह राठी जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पे आएं और श्री अजय माकन जी और श्री अशोक गहलोत जी और देवेंद्र जी उनको सम्मान करें। 1965 और 71 के ऑपरेशंस में फ्लाइट लेफ्टिनेंट D सिंह वो यहाँ आए हुए हैं। हम फ्लाइट लेफ्टिनेंट D सिंह जी से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया वो मंच पे आ जाएं और उनका अनुरोध CPL लखपत सिंह जी, जिन्होंने 65 और 71 की लड़ाई और ऑपरेशंस में सफलतापूर्वक पार्टिसिपेट किया, मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया मंच पे आ जाएं। MCPO अतर सिंह कादियान जी, 1971 में नेवी ऑपरेशंस में आपने सफलतापूर्वक सेना का मान बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया। आपसे भी अनुरोध है आप मंच पे आ जाएं। मिसेज इंदिरा झाला जी, जो वार है 1971 ऑपरेशन की, मैं उनसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि वो कृपया मंच पे आ जाएं। सब इंस्पेक्टर जोरा सिंह जी, आर्मी कमांडर कारगिल के
ऑपरेशन के दौरान, कारगिल के युद्ध के दौरान उनको बुलेट इंजरी हुई, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो कृपया मंच पे आ जाएं। NK रघुवीर जी, जो 1971 के ऑपरेशन में राजौरी और जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक जिन्होंने मान बढ़ाया इस देश का रक्षा के लिए, उनसे मेरा अनुरोध है कृपया मंच पे आ जाएं। CPL मलकीत सिंह जी, 1971 के ऑपरेशन में एयरफोर्स की तरफ से, भारत की वायुसेना की तरफ से आपने सफलतापूर्वक पार्टिसिपेशन किया। आपसे अनुरोध है CPL मलकीत सिंह जी से और हमारे SCP कृष्ण कुमार जी, ऑपरेशन के दौरान सफलतापूर्वक उस लड़ाई को जीतने के लिए जम्मू और कश्मीर में उनको बुलेट इंजरी हुई, उनसे भी मैं अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया मंच पे आ जाएं और श्री अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी और देवेंद्र जी उनका सम्मान करें। SCP बिशंबर सिपाही बिशंबर जी, जो ग्रेनेडर थे 62, 65 और 71 की लड़ाई में, वो दिल्ली पुलिस की तरफ से मंच पे आ जाएं। लेफ्टिनेंट RC जैन जी और कर्नल पुष्पेंद्र जी, आप दोनों से भी मेरा विनम्र अनुरोध है, भाई एक बार जोरदार तालियों से वीर सैनिकों का सम्मान के लिए। कर्नल पुष्पेंद्र जी का अनाउंस किया है मैंने। हमारे बाकी जो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ रखी है, उन सब का भी हम सम्मान करेंगे। ये सम्मान जो नाम चयनित किए गए पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से, उनको हमने मंच पे बुला के सम्मानित किया है। हमारी लीडरशिप की से अनुरोध है कि जो इस सम्मान के कार्यक्रम के बाद मैं पुनः इस जय हिंद सभा को पुनः शुरू करते हुए, हाँ बाकी सबका भी हम सम्मान करेंगे, बिल्कुल मैंने बोला है कर्नल साहब। मैं एक शेर के साथ कि ना बंदूकें उठेंगी ना बम गरजेंगे, ना बंदूकें उठेंगी ना बम गरजेंगे, ना तोपें चलेंगी ना मिसाइल उठेगी, पाकिस्तान के बाजू हमारे अजमाए हुए। इस पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर ऑपरेशन हो या भारतीय सेनाओं के पराक्रम की मिसाल 1965, 71, कारगिल और अलग ऑपरेशंस में हो, हमेशा आगे बढ़ के की गई है। तो मैं आज इस जय हिंद सभा में मुख्य वक्ता और मुख्य हमारे मेहमान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित कोषाध्यक्ष, राज्यसभा से सांसद आदरणीय श्री अजय माकन जी से विनम्र अनुरोध कर रहा हूं और एक बार जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करेंगे कि वो अपना उद्बोधन और मार्गदर्शन हमें दें। आदरणीय अशोक गहलोत साहब, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई और बहुत ही लोकप्रिय और जुझारू साथी देवेंद्र यादव जी, कर्नल रोहित चौधरी जी,
उदित राज जी, दानिश अबरार जी, डैनी जी, हारून यूसुफ साहब, यहाँ पर उपस्थित मंच पर और नीचे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ साथीगण, हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के साथीगण और हमारे पूर्व सैनिकगण, साथियों, भाई और बहनों, आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे सब लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए और यह महत्वपूर्ण विषय, एक मिनट जरा शांत रहे वहां पे, अरे साथियों, पूरे देश भर में जय जवान सभा कांग्रेस पार्टी अलग अलग स्थानों पे आयोजित कर रही। अभी अशोक गहलोत जी मुझे बता रहे थे कि किस प्रकार से बाड़मेर के अंदर ये सभा हुई। मुझे परसों शिमला में जाना है जय जवान सभा संबोधित करने के लिए। पूरे देश के अंदर 15 स्थानों में शुरुआत में और उसके बाद पूरे देश में हर जगह पे जय जवान सभा कांग्रेस पार्टी आयोजित कर रही है। जय हिंद सभा। और ये जय हिंद सभा आयोजित करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण, इसको हमको विस्तार से समझना होगा। जैसे ही 22 अप्रैल को पहलगांव की घटना होती है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर और उसके खत्म होने के बाद में 3 कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करती, और यह अप्रत्याशित, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग कभी भी इतनी जल्दी एक के बाद एक नहीं होती। लेकिन हर मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास किया जाता है और रेजोल्यूशन के अंदर भारत सरकार को प्रमुख विपक्षी दल पूरा समर्थन देता है। हर मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और उस रेजोल्यूशन के अंदर भारतीय सेना को कांग्रेस वर्किंग कमेटी, भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी, पूरी तरीके से भारतीय सेना को समर्थन देती है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो अब तिरंगा यात्रा निकाली है। जय जवान जय हिंद यात्रा कांग्रेस पार्टी ने उसी वक्त लगभग 1 महीना पहले यहां पर जंतर मंतर पर दिल्ली के अंदर निकाल दिया था, जब हम सब लोगों ने सेना का समर्थन में हम उतर आए थे। यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहलगांव के बाद सबसे पहले यह मांग उठाई कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। भारत सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए उसमें। प्रधानमंत्री उस मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग, पहलगांव के अटैक के बाद में ऑल पार्टी मीटिंग की जगह बिहार के अंदर पब्लिक रैली, पॉलिटिकल रैली एड्रेस करना उनको ज्यादा बेहतर नजर आया। भारत की एकता के लिए और पहलगांव अटैक के लिए वो नजर नहीं आए उसमें। उसके बाद एक और मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर भी, ऑल पार्टी मीटिंग में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी दोनों गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला कि उस मीटिंग के अंदर वहां पर आए। पहलगांव अटैक हुआ। पहलगांव के हमले में हमारे देश के लोग शहीद हुए। एक तरीके से शहादत का दर्जा उनको मिलना चाहिए, शहीद हुए। वहां पर देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी वहां पर गए, लेकिन प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला कि वहां पर जाएं। चाहे पहलगांव हो, चाहे पुंछ हो, राहुल गांधी जी वहां पर जाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं जाते। चाहे लखनऊ हो, चाहे करनाल हो, जो शहीद वहां पर हुए हैं उनके घर में आंसू पहुंचने के लिए राहुल गांधी जी जाते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को समय नहीं है कि वो वहां पे जाकर के उनके आंसू तक भी पहुंच सके। शहीद का दर्जा देना तो बड़ी दूर की बात है, शर्म की बात है। तो लिहाजा जब कांग्रेस पार्टी ने 3 वर्किंग कमेटी की मीटिंग करके लगातार पूरे के पूरे इस संदर्भ के दौरान भारत सरकार को, भारतीय सेना को पूरी तरीके से सड़क के ऊपर ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर, वर्किंग कमेटी की मीटिंग के अंदर समर्थन दिया, तो आज समय आया है कि हम वापस देखें कि क्या, कहां पर भारत सरकार से कहां पर क्या गलतियां हुई।
जहां पर हम भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करते हैं, भारतीय सेना जिंदाबाद करते हैं, क्योंकि भारतीय सेना इतने नजदीक पहुंच गई थी कि किसी भी क्षण लाहौर के अंदर, कराची के अंदर घुस सकती थी। और जैसे कर्नल चौधरी ने अभी यहां पर बताया कि उनके सारे जितने भी टेरर कैंप्स थे, सभी के सभी टेरर कैंप्स को नस्तानाबूद कर सकती थी। लेकिन क्यों वापस आए? 75 साल के भारत की आजादी के इतिहास में पहली बार हमारे ऊपर सीज फायर थोपा गया और उसकी घोषणा भी पाकिस्तान ने सबसे पहले करी और अमेरिका ने सबसे पहले करी और उसके बाद भारत ने करी। इससे ज्यादा शर्म की और दुख की बात नहीं हो सकती। आज वायुसेना के हम तमाम साथियों को उनको सल्यूट करना चाहते हैं, लेकिन यह भी पूछना चाहेंगे कि 45 स्क्वाड्रन होने चाहिए। आज तक 45 स्क्वाड्रन अभी तक पिछले 10 सालों में क्यों नहीं इनसे बने? हमारे पास में क्यों हवाई जहाजों की कमी है? उस चीज का कौन जिम्मेवार होगा? हमारे सीआरपीएफ के अंदर, हमारे बीएसएफ के अंदर 1,12,000 नौकरियां रिक्त पड़ी हुई हैं, उसको कौन भरेगा? अगर नहीं भरा गया तो क्या गृह मंत्रालय, गृह मंत्री उसके जिम्मेवार नहीं? हमारे आर्मी के अंदर वैकेंसीज हैं, उसको कौन भरेगा? हमारे बटालियंस खाली पड़े हुए हैं, उसको कौन भरेगा? क्या यह हमारी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? क्या हम उनसे ये नहीं, हमको उनसे जानना चाहिए? आज ब्रह्म चेलानी एक बहुत बड़े विशेषज्ञ, उनका सिर्फ एक पैराग्राफ में पढ़ करके यहां पे आप सब लोगों के बीच में मैं सुनाना चाहता हूं। ब्रह्म चेलानी ने कहा कि भारत सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने में विफल रहा है। भारत ने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन नैरेटिव यानी बातचीत का आख्यान हार गया। यह बहुत बड़ी बात है। हम लड़ाई जीत करके नैरेटिव हार जाएं, पूरे विश्व के अंदर चर्चा यह हो जाए हम लड़ाई जीत रहे हैं और पाकिस्तान वहां पर अपना स्वागत मार्च निकाल रहा है, तो इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती? आज हम लड़ाई तो जीत गए, लेकिन भारत अल्पकालिक जीत को उस व्यापक लक्ष्य में तब्दील करने में असमर्थ रहा जो आतंकवाद का निर्यात करने वाले एक बिगड़े पड़ोसी के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने का था। यानी पूरी तरीके से भारत विफल रहा है पाकिस्तान को आइसोलेट करने में। आज आईएमएफ ने $3 बिलियन पाकिस्तान को लोन के रूप में दिया। $3 बिलियन। एक भी दुनिया के देश ने आईएमएफ के लोन का पाकिस्तान को देने में विरोध नहीं किया। क्या यह हमारे विदेश मंत्रालय, क्या यह हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री की विफलता नहीं है? जिस वक्त पहलगाम पे हमला हुआ, पूरी दुनिया में हर देश ने उस हमले की निंदा करी, लेकिन एक भी देश ने हमले को लेकर के पाकिस्तान की निंदा नहीं करी और यह नहीं कहा कि पाकिस्तान इस हमले का जिम्मेवार है। क्या यह हमारी विफलता नहीं, हमारे देश की विफलता नहीं? क्या हम लोगों को यह प्रश्न हमारे विदेश मंत्रालय से नहीं पूछना चाहिए? हमारे सीज फायर के कंडीशंस क्या हैं? जिस संगठन ने यह हमला कराया और कहा कि हम इसके जिम्मेवार हैं, उसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF। यह लश्कर तैयबा का एक अंग है। आप हैरान होंगे, मुझे भी जब पता चला मैं भी हैरान हुआ कि अभी तक भारत यूनाइटेड नेशन से, उसको यूनाइटेड नेशन से छोड़िए, यूनाइटेड स्टेट से, USA तक से भी TRF को अभी तक बैन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं करा पाया है। उसमें भी हम विफल रहे हैं। 14 मई को हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस में इसका प्रस्ताव रखा, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया और उसको नहीं माना गया। इससे ज्यादा बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती। हमने सीज फायर करा, अमेरिका कहता है कि मैंने भारत के ऊपर व्यापार का दबाव डाला। तो क्या मोदी जी ये कहेंगे कि भारत की अस्मिता, भारत की सार्वभौमिकता, भारत की सोवरेनिटी, क्या व्यापार बड़ा है या ये भारत की अस्मिता बड़ी? अगर व्यापार के आगे भारत झुक जाए और भारत अपनी अस्मिता को छोड़ दे, अपनी सार्वभौमिकता को छोड़ दे व्यापार के लिए,
तो वो भारत नहीं है जिसके लिए हमने आजादी ली, वो भारत नहीं है जिसके लिए इंदिरा गांधी शहीद हुई, वो भारत नहीं है जिसके लिए राजीव गांधी शहीद हुए। हम लोगों को यह समझ लेना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर हम सब के सब लोग इन सब चीजों का उत्तर मांगते हैं। हमारे इंटेलिजेंस फेलियर, प्रधानमंत्री का 17 अप्रैल की मीटिंग कैंसिल हो जाती क्योंकि उनको यह आगाह हो जाता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन 3 लेयर की सिक्योरिटी यहां पे पहलगांव के अंदर होती है। मैं खुद गृह मंत्रालय के अंदर एमओएस रहा हूं। 3 लेयर की सिक्योरिटी, मिलिट्री की, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस। और जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। जैसे दिल्ली के अंदर पुलिस केंद्र सरकार के पास में है, वैसे ही जम्मू कश्मीर की भी पुलिस केंद्र सरकार के अंदर है। तो जो इंटेलिजेंस फेलियर, पुलिस फेलियर, 3 लेयर की फेलियर वहां पे हुई है, उसका कौन जिम्मेवार है? क्या उसका जिम्मेवार गृह मंत्रालय और भारत सरकार नहीं है? आज हम लोगों को ये सारे के सारे प्रश्न इनसे पूछने चाहिए और इनको ये जवाब देना चाहिए ताकि ऐसा वाकया दोबारा से फिर कभी ना हो। कांग्रेस पार्टी सेना के साथ, जवानों के साथ पूरी ताकत के साथ में खड़ी हुई है और जब भी पाकिस्तान के साथ में युद्ध की, लड़ने की बात आएगी, हर तरीके से सरकार के साथ है। लेकिन ऐसी सरकार के साथ कभी भी नहीं हो सकते जो कायरता के साथ में झुक जाए, दुनिया की ताकतों के सामने सीना तान करके अपनी बात को ना रख सके। ऐसी सरकार का कोई फायदा नहीं है। यही बात हम लोग कहना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हमारे बहुत कांग्रेस के सम्मानीय नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर श्री अजय माकन जी का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो पक्ष है और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो स्थिति उभरी है उस पर अपना संदेश दिया। अब मैं विनम्र अनुरोध और प्रार्थना कर रहा हूँ कांग्रेस के बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से एक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महामंत्री संगठन रहे, पूर्व राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, हम सब के चहेते नेता आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी से जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे एआईसीसी के ट्रेजरर वरिष्ठ नेता अजय माकन जी, आपके लोकप्रिय अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के देवेंद्र यादव जी, सेक्रेटरी दानी सबरार साहब, सुखविंदर सिंह जी डैनी, अलका लांबा जी, कर्नल साहब रोहित सिंह जी, हारून यूसुफ जी, अनिल भारद्वाज जी, उदित राज जी, तमाम उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, जय हिंद सभा का आयोजन करने का निर्णय अपना आप एक संदेश है। आज आप लोग जो आए हैं इस हॉल के अंदर, मैंने आज जो भीड़ देखी है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये उत्साह है, आपका आना ही आज मायने रखता है। कई मीटिंग में आप जाते हैं, प्रोग्राम जाते हैं, पर जो हालात देश में बने हैं उनके बाद में जो खड़गे साहब ने, राहुल जी ने प्रोग्राम दिया, उसका अपना एक अलग संदेश है देशवासियों को। क्योंकि सेनाओं के बहादुरी के, शौर्य के, वीरता के, पराक्रम के तो किस्से हम हर आदमी जवान प्रदेश के अंदर हर हमेशा रहा है। आज़ादी के बाद से ही हमेशा सेना का सम्मान रहा है, उनको सलाम किया गया है। क्योंकि वास्तव में उनका पराक्रम, उनकी वीरता, उनका साहस देखते ही बनता था। इसलिए आपने नोट किया होगा, हर युद्ध के बाद में चाइना के साथ तो धोखा हो गया था। चाउनलाई आए यहाँ पर, हिंदी चीनी भाई भाई कहा, धोखे से वार कर दिया। उसके अलावा गोवा के अंदर, गोवा को मुक्त करवाया गया पंडित नेहरू के वक्त में, पुर्तगालियों का कब्जा था, तब भी अमेरिका ने दबाव दिया कि आप इसको युद्ध में छेड़ो। यहाँ पर पंडित नेहरू ने परवाह नहीं करी और उसको आज़ाद करवाया गोवा को 61 के अंदर।
65 में वार हुआ, हम विजय हुए, तभी बीजेपी के लोग जो जनसंघ कहलाते थे, जनसंघ के नाम से, इन्होंने यहाँ पर धरने प्रदर्शन किए नीचा दिखाने के लिए सरकार को और कांग्रेस को 65 के वार के बाद में। 71 के अंदर इंदिरा गांधी ने वो काम किया जो ना भूतो ना भविष्य तो, ना तो कभी हुआ और शायद ना कभी हो सकता है। कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, जिस प्रकार से सेनाओं ने वहाँ पर अपना पराक्रम दिखाया, वीरता दिखाई, साहस दिखाया, घर में घुस के मारा उनको, घर में घुस के मारा पाकिस्तान और 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के। और 93,000, आप कल्पना कीजिए, दुनिया के इतिहास में, इतिहासकार भी बताएंगे आपको कि आज तक इतिहास में कभी भी लगभग 1 लाख लोगों को आप सरेंडर करवा दो, अरेस्ट कर लो, हिंदुस्तान लेके आ जाओ, या जबलपुर में, लखनऊ में, पता नहीं कहाँ उनको रखा गया, ध्यान रखा गया उन लोगों का, क्योंकि वो कैदी थे। कैदी है तो उनका भी अपना एक रूल्स बने हुए होते हैं किस प्रकार उनको रखा जाता है। हिंदुस्तान की धरती में रखा गया, शिमला समझौता हुआ, और आप देखिएगा उस वक्त से आज तक ये कहा गया हमारे पाकिस्तान के बीच में 30 पंचायत करने वाला कोई मुल्क नहीं होगा, यूएन भी नहीं होगा, यूएन भी नहीं होगा, ये समझौते के अंदर है। और आज देखिए पहलगांव के बाद में पूरी राहुल गांधी जी, खड़गे साहब ने, अभी अजय माकन जी ने बताया आपको किस प्रकार से आगे बढ़ करके विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ, सरकार के साथ में। पूरे देश में, दुनिया में उसका एक अलग मैसेज गया, जनता साथ में, विपक्ष साथ में, पक्ष विपक्ष साथ हो गया। वो मैसेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था देश के अंदर। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में ऐसा माहौल देश में पहली बार बना, पूरा मुल्क एकजुट दिखा सरकार के साथ में। और ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और किस प्रकार उसको रोक दिया गया, एक मजाक बन के रह गया। किस प्रकार अमेरिका ने फिर जवाब दिया, वही जैसे 71 के बाद में इंदिरा जी के ऊपर दबाव पड़ा निक्सन का, परवाह नहीं करी, साथ में बेड़ा आ गया, उसकी परवाह नहीं करी। रशिया हमारा साथ देता था, अमेरिका साथ नहीं देता था। इनकी विदेश नीति की फेलियर है। अभी अजय माकन जी कह रहे थे आपको, और तो और जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, शाह मोदी सबकी पूरी दुनिया के लिए हमारे साथ में पहलगाम घटना को लेके, पर उसके बाद में चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, बर्मा हो, भूटान हो, किसी मुल्क ने हमारा साथ नहीं दिया। क्या कारण है? और पाकिस्तान के, अजरबैजान, टर्की, चाइना सब साथ में आगे खुल करके, ये नीति, विदेश नीति फेलियर नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कि आप चाइना के सबके प्राइम मिनिस्टर जाते हो, गले मिलते हो, ये गला मिलना आपके भारी पड़ेगा, भारी पड़ गया, किसी ने साथ नहीं दिया। इस रूप में इस देश के अंदर जो जिस प्रकार से मिस्टर ट्रंप ने जो कहा कि मैंने मेहनत करके, रात भर मेहनत करके मैंने सीज फायर करवा दिया, ये बहुत खतरनाक खेल है, ये बहुत खतरनाक उनकी आवाज़ है। तीसरा मुल्क पंचायती करना चाहता है कश्मीर के अंदर, उसकी शुरुआत उसने कर दी है, और पता नहीं किन कारणों से मोदी जी या उनका सरकार बोल नहीं रही है। उसी वक्त पहली स्टेट में आना चाहिए था कि शिमला समझौते के बाद में हमने तय करेगा हमारे मुल्क ने कोई तीसरा मुल्क पंचायती नहीं करेगा। और आपने जो मैसेज दिया है सीज़फायर करवाने का, ये अच्छी बात नहीं है। कभी आप ट्रेड की बात करते हो, कश्मीर की बात करते हो, हजारों साल से आपकी दुश्मनी है। अरे ट्रम्प साहब, आप राष्ट्रपति हैं यूएस के, आज़ादी के बाद झगड़ा शुरू हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बनाता हुआ, वो कह रहे हजारों साल से आपकी दुश्मनी है, वो मैं मिटा दूंगा। आप मतलब पंचायती करना चाहते हैं कश्मीर के अंदर, जो बहुत खतरनाक बात है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली मुल्क है, कल पंचायती करने की शुरुआत कर दे वो,
आप झगड़ते रहो, आप रॉन्ग बॉक्स में आ जाओगे। आपको स्पष्ट शब्दों में, बिना परवाह किए हुए, बिना चिंता किए हुए आपको उसको खंडन करना चाहिए था, पर आपने नहीं किया। ये जो स्थिति बनी देश के अंदर, इसलिए जो आज अभी कर्नल साहब रोहित सिंह जी ने बात बताई आपको, किस प्रकार से इस देश के अंदर जो इतिहास बन गया है। बोफोर्स गन आई थी, अब राजीव गांधी जैसे व्यक्तित्व को, कितना शानदार व्यक्तित्व था, कर्तव्य था। पावर ब्रोकर की बात करी हम बॉम्बे के अंदर, राहुल गांधी ने, सत्ता के दलाल नहीं चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, उन्हीं को उलझा दिया बोफोर्स के अंदर। ये लोग काम करके नहीं आना चाहते सत्ता में। और बोफोर्स गन वही, जब कारगिल का युद्ध हुआ तो सैनिकों ने चलाई, तो राजीव गांधी अमर रह के नारे लगे वहाँ पर, सीमा पर। वो बोफोर्स गांव में काम आई पाकिस्तान भगाने के लिए। इतनी ऊंचाई पे वो लोग थे कारगिल पे। ये क्यों भूल जाते हैं? सत्ता में आने के लिए क्या ये लोग षड्यंत्र करते हैं? अन्ना हजारे को बढ़ा दिया, बाबा रामदेव का यूज़ कर लिया, 2G स्पेक्ट्रम आ गया, कोलगेट आ गया, 1,80,000 का घोटाला हो गया। अब 11 साल हो गए मोदी जी, कभी आप चर्चा करते हो घोटाले की? इस प्रकार से धोखा देकर के देश को, देशवासियों को भ्रमित करते हैं और राज करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जो हालात हैं देश में, उसमें कांग्रेस ने पहल करी है, शानदार पहल करी है। इनको तिरंगे झंडे का महत्व नहीं मालूम है। तिरंगा झंडा हमारी आन शान बान का प्रतीक है। इन्होंने कभी उसको स्वीकार नहीं किया। RSS के 80 साल तक वो झंडा नहीं लगा हेडक्वार्टर पे नागपुर के अंदर। अभी ये देखा मैंने, जयपुर के अंदर रैली निकल रही थी, इनके तिरंगे झंडे की यात्रा की रैली निकाल रहे लोग, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, बैनर बीजेपी का, और टेलीफोन आ रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के पास में भी, भाई आप भी लोगों को भेजो। ये प्रोग्राम राष्ट्र का प्रोग्राम है, पूरा सरकारी मशीन का दुरुपयोग करा। तिरंगे के सम्मान क्या होता है इनको मालूम नहीं। रैली चल रही थी, मीडिया में आया, सोशल मीडिया में, एक MLA साहब उसका मुंह पूछे थे तिरंगे झंडे से। तिरंगे झंडे नीचे पड़े हुए थे, पैरों में कुचल रहे थे, क्योंकि इनका सम्मान मालूम है कि तिरंगा का कभी सम्मान उन्होंने नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जो आप देख रहे हो वो आपके सामने है। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से युद्ध विराम हुआ पूरे देश के अंदर, लोगों में उसको लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है और क्वेश्चन करता लोग, भाई आप बताइए, कोई युद्ध विराम होता है तो कोई शर्तें लगाते होंगे आपस के अंदर कि भविष्य में कोई भी आतंकवादी अड्डा नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर। क्या आपने बात की पाकिस्तान से? उसे वादा किया कोई आतंकवादी वहाँ से नहीं आएगा हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर के अंदर? क्या आपने बातचीत करी? जो 4 आतंकवादी मार दिया 26 लोगों को, बच्चों के सामने, पत्नी के सामने, क्या बीती होगी? आज भी क्या बीत रही है, उनको लोग भूल गए हैं। ये कभी बात नहीं करते सत्ता पक्ष वाले कि 4 आतंकवादियों को हम ढूंढ निकालेंगे, या हमने मार दिया उनको, या पाकिस्तान ने बातचीत करी है, पाकिस्तान को सुपुर्द करेगा देश को। वो आवाज़ आ रही है कहीं पर? कहीं से नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? उसको लेके लोगों का आक्रोश है। शुरू में सहानुभूति प्रकट की गई उनके प्रति और फिर सिंदूर कर दिया गया। उनका क्या होगा उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए कर्नल साहब ने बहुत विस्तार से बात कही, माकन साहब ने कही, अजय लामा ने कही, अलका लामा ने। मैं आपको खाली इतना ही कहना चाहूँगा कि जो स्थिति बनी है वो स्थिति बड़ी अजीब बन गई देश के अंदर, और उसको जो है किस प्रकार से हम इनको दबाव देंगे सरकार पर। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात की जा रही है, बुला नहीं रहे। पार्लियामेंट में पंडित नेहरू ने, चाइना का युद्ध चल रहा था, उसके बीच में मांग की वाजपेयी जी ने, जो नौजवान थे वाजपेयी जी उस वक्त, युद्ध चलता हुआ पार्लियामेंट बुलाई गई थी पंडित नेहरू द्वारा। कल्पना कीजिए आप। और आज
राहुल जी, खड़गे साहब, पूरी कांग्रेस मांग कर रही, प्रस्ताव पास कर रही, विपक्ष कोई परवाह नहीं हो रही है। आप कल्पना कीजिए, उस जमाने में 62 के अंदर पार्लियामेंट बुला ली गई एक मांग करने पर नौजवान मेंबर पार्लियामेंट की, और ये स्थिति बनी हुई है। और मैं पूछना चाहूँगा मोदी जी से, आपकी सरकार के मंत्री ने खुद ने माना कि चूक हो गई है। जब 22 अप्रैल को घटना हुई थी, सबको मालूम चूक हुई। 2000 लोग इकट्ठे हैं पर्यटक वहाँ पर, वहाँ एक पुलिस वाला भी नहीं। 2 लाख लोग लगे वहाँ पे आपकी सेना के, कोई पुलिस वाला नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? कहाँ चूक हुई है? स्वीकार की, आगे जांच बैठे आपने कभी? कोई जवाब नहीं इनकी तरफ से। बालाकोट हो गया, 40 किलो RDX, 40 लोग मारे गए हमारे, कोई मतलब नहीं। आज तक उनका जवाब नहीं दे रहे हैं लोग। इनकी कार्यशैली अजीब सी है। 65 का वार जीता तो इन्होंने यहाँ धरने प्रदर्शन किए दिल्ली के अंदर भी, उस वक्त के अंदर। 71 का वार जीता तो क्या सरकार फेल हो गई है, खाली सेना जीतती है और देश जीता, ये नारे लगते थे उस जमाने के अंदर। इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। अरे कांग्रेस ने वो काम किया 70 साल के दरमियान में, जब जब इस सरकार में रही है। आज जो कुछ दिख रहा है, सेना की शक्ति दिख रही है हमें, सैटेलाइट दिख रहे हैं हमें। अभी लंबी कहानी आपको मालूम है, क्या सुना है कि क्या पंडित नेहरू से लगा कि आज तक क्या क्या किया कांग्रेस ने। इसलिए इस वक्त में दिल्ली में ही मीटिंग हो रही है, आप में जो उत्साह देख रहा हूँ मैं अजय माकन जी को कह रहा था कि जो दिल्ली राजधानी है इसका अपना महत्व है। आपने लंबे समय तक राज किया यहाँ पर, दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति आ गई कि तीसरी पार्टी आ गई, भ्रम पैदा हो गए लोगों के अंदर, 10 साल राज कर लिया। अब आप जो है, जो माहौल मैं देख रहा हूँ, बदल रहा माहौल पूरे देश के अंदर। लोग समझ गए हैं कि मोदी जी बोलते कुछ भी हैं, करते कुछ भी हैं। कतनी करनी में अंतर है उनके। इसलिए बीकानेर में भी भाषण दिया देशों के अंदर उन्होंने, आपने सुना होगा मीडिया के अंदर किस प्रकार की बातें करी। सिंदूर उनके खून में दौड़ रहा है, खून की जगह सिंदूर दौड़ रहा है। अब बताइए क्या जवाब दें उनको? नए नए जुमले लाएंगे वो, खून की जगह सिंदूर दौड़ सकता है क्या कोई? और दौड़ेगा जिंदा कैसे रहेगा आदमी? क्या समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं वो। सिंदूर दौड़ रहा है खून के बजाय, कमाल है। और पाकिस्तान की पब्लिक आवाम को भी आह्वान कर रहे हैं वो कई तरह के लोगों को भ्रमित करने के लिए, देशवासियों को। क्योंकि जो ध्रुवीकरण किया है हिंदू धर्म के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, आज इस वक्त में जब आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो गए थे देश के अंदर, एक हो गए थे। कश्मीर की जनता ने साथ दिया आपका। पहलगाम के बाद में वहाँ बाजार बंद रखे गए विरोध के अंदर। पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर ये माहौल बन गया। देश भर में तमाम धर्म के लोग, जाति के लोग एकजुट हो गए सरकार के साथ, विपक्ष साथ था। बताइए, इसका फायदा लेने के बजाय राजनीति करने लग गए। एक तो बनाए रखते वो, बातचीत करते, नई शुरुआत करते देश के अंदर। कोई विपक्ष नहीं होता, विपक्ष कोई दुश्मन नहीं होता है। सत्ता पर जिम्मेदारी है कैसे विपक्ष के साथ लेके चले और इम्पोर्टेंट मसलों बातचीत भी करें। वाजपेयी जी को भेज दिया यूएनओ के अंदर, नरसिम्हा राव जी ने उस जमाने के अंदर। राजीव गांधी ने भेज दिया वाजपेयी जी को यूएन में। तो आज तक की परंपरा हमारी रही है। अभी दुश्मनी का माहौल पहली बार बना देश के अंदर। ये खत्म हो रहा था अभी इस ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में। जैसे खत्म हुआ सिंदूर, आलोचना होने लगी कैसे ट्रंप घुस गए आपके बीच में, कैसे ये आगे क्या होगा कश्मीर को लेकर के, ये कैसे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे डिफेंस में आए और जैसे डिस्टर्ब हुए और तिरंगे यात्रा निकाल करके आप जश्न मनाने लग गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो दिया गया है वर्किंग कमेटी ने,
राहुल जी ने और खड़गे साहब ने सब मिल के लोगों में उत्साह है पूरे देश के अंदर। ग्राफ नीचे आ रहा है सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी रूप में मैं चाहूँगा कि हम लोग मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर इस देश को कांग्रेस की जरूरत है, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए। और इसलिए कांग्रेस को मजबूत करना आवश्यक है, कोई पद पे हो या नहीं हो। दिमाग में रखो, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तब भी आप लोगों ने साथ दिया। उस जमाने के अंदर हम भी जिला कांग्रेस में थे, एनएसए में थे। अवसर आया, इंदिरा गांधी की हवा चली, हम लोग सब एमपी बन के आ गए। आज 45 साल बाद को हो गए। पूरा देश में जो पीसीसी प्रेसिडेंट हो, एआईसीसी के महामंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने संकट के वक्त साथ दिया इंदिरा गांधी का, उन लोगों को अवसर मिला, बाद में लगा था। अब मौका है, अभी संकट की घड़ी है आपके सामने। ऐसे लोग आके बैठ गए, फाशिस्टी लोग हैं, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। इन लोगों को उखाड़ फेंकना देश हित के अंदर है। और मुझे विश्वास है कि देश की जनता समझ जाएगी, समझ गई है कि आप नीचे आ रहा है। राहुल गांधी का एजेंडा आपके सामने है। उनकी जीत हुई अभी, जब जातिगत जनगणना के लिए उनको जग मार के स्वीकार करना पड़ा है अपने कैबिनेट के अंदर। बताइए आप, समझ गए वो भी जनता क्या चाहती है। इसलिए एक वक्त है ये हमारा काम करने का, मजबूती से काम करेंगे। सेनाओं का सम्मान हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। कर्नल साहब ने बहुत अच्छे शब्दों में आपको सब बातें समझाई है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। हम सब की ड्यूटी है कि हम आने वाले वक्त में जो कांग्रेस पार्टी का हाईकमान कहेगी, उनको लेके हम आगे बढ़ें। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार श्रद्धेय श्री अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने जो चूक, जो लैप्स रहे पहलगाम और पुलवामा सिक्योरिटी लैप्स या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन लैप्स रहे, उसके बारे में भी पार्टी का पक्ष और अपनी बात रखी। साथ ही कांग्रेस के एक एक साथी को मिलकर इस देश को कांग्रेस की ज़रूरत है, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। हम आभारी हैं, धन्यवादी हैं आपके साथ। और एक बार भारत की सेना, भारत की सेना, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और जनप्रिय दिल्ली कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष और हमारे आज की इस जनसभा या जय हिंद सभा के आयोजक भाई श्री देवेंद्र यादव जी को वो आए और अपनी बात रखें। एक मिनट पंडित जी, एक बार भारत माता के, भारत माता के, हमारे वीर जवानों की। सम्मानित साथियों, आज की इस जय हिंद सभा के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे बहुत ही सम्मानित और सीनियर नेता, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर, दिल्ली की शान आदरणीय अजय माकन साहब, हमारे बीच में उपस्थित एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के हेड भाई रोहित चौधरी जी, हमारी बहन अलका लांबा जी, हमारे बहुत ही सम्मानित सीएलपी लीडर रहे हारून यूसुफ साहब, हमारे बहुत ही सम्मानित उदित राज जी, और आपके और हमारे अपने अब सेक्रेटरी साहब दोनों हमारे बिल्कुल घर के मेंबर की तरह हमारे इस बीच में रहकर काम करते हैं, आदरणीय दानिश जी और डैनी साहब, और उपस्थित यहाँ पर सेना के गैलेंट्री अवार्ड विनर्स
कुछ हमारी वीर वीरांगनाएं यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सीनियर नेतागण सभी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी कार्यकर्तागण, मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ हमारी लीडरशिप का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम जय हिंद सभा करके जो हमारे वीर जवान हैं, जो हमारे सेना है, उसके पराक्रम को सलाम कर सकें, उनका धन्यवाद कर सकें, उनका सम्मान कर सकें। ये मौका आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और माननीय राहुल गांधी जी ने हमें दिया, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद मैं अपनी लीडरशिप का करता हूं। और हमारे वीर जवानों के लिए हमारे दिल्ली कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ सर हमारे कवि साहब हैं और विचारक हैं जगजीवन शर्मा जी, इन्होंने मुझे 4 लाइनें दी हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे वीर जवानों के सम्मान में ये मैं पढ़ना जरूर चाहूँगा। ये कहते हैं कि भारत माता का मान बढ़ाया, भारत माता का मान बढ़ाया, दुश्मन को भी सबक सिखाया। भारत माता का मान बढ़ाया, दुश्मन को भी सबक सिखाया। हर हमले को किया नाकाम, वीर सैनिकों तुम्हें सलाम। ऐसे वीर सैनिकों को सलाम करते हुए मैं सभी हमारे मुख्य वक्ताओं का और सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ धन्यवाद करने के लिए अभी खड़ा हुआ हूं। और ये आपसे जरूर आग्रह करता हूं कि जो चर्चा आज यहां पर हुई, ये कोई कांग्रेस की चर्चा नहीं है, ये दिल्ली के आवाम की और पूरे देश में ये चर्चा का विषय है कि आज जब हमारा जवान तैयार था, आज दिल्ली की और देश की जनता तैयार थी एक आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। इस आतंकवाद को जो सीमा रेखा के दूसरी तरफ से लगातार हो रही थी आतंकवाद, उसके ऊपर लगाम लगाने का जब समय आया था और हमारी सेना जब आगे बढ़ी, तो लोगों को 1971 की मानिक शाह जी और आदरणीय इंदिरा जी याद आने लगी थी और हमें ये उम्मीद होने लगी थी कि इस आतंकवाद का परमानेंट खात्मा अब होकर रहेगा। क्योंकि जिस पराक्रम के साथ, जिस हिम्मत के साथ हमारी सेना आगे बढ़ी, दुश्मनों के ठिकानों को टारगेट किया, उनको नेस्तनाबूद किया, ऐसे में हम सभी उत्साहित थे कि निश्चित ही ना सिर्फ पीओके बल्कि ये जो आतंकवाद लगातार पनप रहा था उसके ऊपर विराम लगेगा। लेकिन हमारे देश के कमजोर नेतृत्व की वजह से आज दुख होता है और यह महसूस होता है कि जो 2 पड़ोसियों की लड़ाई थी, जो द्विपक्षीय हमारा युद्ध था, उसमें एक तीसरा जो व्यापार का हवाला देकर इस युद्ध को विराम करने का काम करता है, वो अमेरिका से आता है और उसके ऊपर पूर्ण विराम लग जाता है। हम सबकी जो आशाएं थी, हम सबकी जो सोच थी, कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो विराम लगा। देश को जरूरत थी जिस समय एकजुट होकर खड़े होने की, कांग्रेस पार्टी ने उसका आगा लेते हुए ये सबके सामने हमने तय किया और कांग्रेस ने आगे बढ़कर सरकार को समर्थन देने का काम किया। लेकिन आज जो चर्चा यहां पर हुई, चाहे आदरणीय अलका जी ने की, भाई रोहित जी ने की, आदरणीय अशोक गहलोत और अजय माकन जी ने की, आज जरूरत है कि हम ये चर्चा और ये जो सवालात हैं, जिस तरीके से सीज फायर हुआ, जिस तरीके से तमाम हमारी सोच के अनुरूप जिस तरीके से हम आगे बढ़े थे, हमारी सेना आगे बढ़ी थी,
उसके ऊपर रोक लगाने का जो काम हुआ, ये सवाल आज देश की जनता पूछना चाहती है। मैं आपसे सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि विस्तार से सभी हमारे वक्ताओं ने इस बारे में बात कर ली है और मैं समझता हूं कि आप सबको, हम सब की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि इस चर्चा को सिर्फ यहीं तक सीमित ना रखें, क्योंकि देश को कांग्रेस की जरूरत है, देश को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है और वो समय आ गया है जब देश की जनता ने ये पहचान भी लिया है और ये ठान भी लिया है कि कांग्रेस और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम आने वाली सरकार लेकर आए, ताकि एक मजबूत सरकार और एक मजबूत देश का निर्माण हम कर सकें। आप सभी यहाँ पर आए, उसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इससे पहले कि हम अपनी सभा को समाप्त करें, मैं चाहूँगा कि हम राष्ट्रगान के साथ इस पूरी सभा का समापन करेंगे। हमारे जो दिल्ली एक्स सर्विसमैन के हमारे अध्यक्ष हैं भाई सुरेंद्र जी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी जो हमारे एक्स सर्विसमैन साथी आए हैं, उनका कुछ सम्मान अभी बाकी है, तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप रुकिएगा थोड़ी देर। हम चाहेंगे कि दिल्ली कांग्रेस की तरफ से आपका सम्मान हो। तो इससे पहले कि हम खत्म करें, सभी एक बार खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। सावधान, राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं, आप चाय पे आमंत्रित हैं। जो हमारे सम्मानित पूर्व सैनिक यहाँ आए हैं, उनको भी सम्मान करेगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से।